तो अब जैसे एक इंसान है जिसकी हैबिट में ही है बहुत सारी स्नैकिंग, बिंज वॉच कर रहा है वो कुछ खाते-खाते, कोई वेब सीरीज़ देख रहा है, तो उस सिचुएशन में उसकी वो आदत हो गई, उसकी बॉडी ने वो अडैप्ट कर लिया है। तो उस चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं कि जैसे अगर किसी को स्नैकिंग पसंद है तो वो मखाने खा ले। आप सच में सोना चांदी डालते हैं उसमें? सोना चांदी अब कंपनीज उसमें डालती है या नहीं डालती हैं, कैसा उस पर कह नहीं सकते। हाँ। लेकिन च्यवनप्राश में अपन देखते हैं तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आंवला है। हमारा आहार 6 रसों से निर्मित होता है। तो 6 रस कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। गर्भाधान से संबंधित की फीमेल कंसीव कर रही है तो उसका यूट्रस को, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को उस तरह से हेल्थ मेंटेन करना कि वो उसको, अगर बच्चा कंसीव हो गया है तो वो ऐसा नहीं हो कि उसको मिसकैरेज हो जाए या और किसी तरह की कोई दिक्कतें आ जाए। तो हम पूरा फॉलोअप रखते हैं कि उसको प्रेगनेंसी में भी जो है 9 मंथ्स में कैसी मेडिसिन लेनी है, कैसा उसको डाइट रखना है। तो कब वालों को जो है ठंडी के मौसम से बचना चाहिए, थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना चाहिए, सीजनल चेंज से उनको दूर रहना चाहिए, थोड़ा सा बचाव करके चलना चाहिए, क्योंकि ठंडी हवा ज़रा भी लगी उन्हें तो जल्दी सी जुकाम खांसी होने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादा होते हैं। ओके जी। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन द अय्यर शो के एक नए पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदा की। जी हाँ, आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं, क्योंकि ये इनकी 3rd जनरेशन है जो कि आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रही है। तो हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर का। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अय्यर शो में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन जो आपसे मिलता है देखकर आयुर्वेदा को, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके एल्डर्स हैं, वो भी फैमिली में यही प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे होम्योपैथी बोलते हैं, एलोपैथी बोलते हैं, तो आयुर्पैथी क्यों नहीं बोलते? आयुर्वेदा क्यों बोलते हैं? तो देखिए, एक आयुर्वेदा कहने का जो है कंसेप्ट वो, क्योंकि हमारे जो आज तक के जो अवेलेबल जो टेक्स्ट हैं, सबसे पुराना जो टेक्स्ट है वो वेद हैं। ये नासा भी प्रूव कर चुका है और ये आज तक का सबसे पुराना टेक्स्ट वेद ही है। उसमें से भी जो 4 वेद हैं उसमें से अथर्ववेद जो है उसका उपवेद आयुर्वेद को कहा जाता है, कि सब डिवीज़न। ओके। क्योंकि अथर्ववेद में बहुत सारी औषधियों का वर्णन मिलता है। उसके बाद में आयुर्वेद का धीरे-धीरे विकास हुआ और आयुर्वेद को वैसे तो देवताओं से निकला हुआ माना जाता है, कि ब्रह्मा जी ने इसे स्मरण किया, उसके बाद में ये पृथ्वी लोक पर आया, कि आचार्य पुनर्वसु आत्रेय तक पहुँचा और उन्होंने अपनी-अपनी शिष्यों को उसको आगे पहुँचाया। फिर आपने, जैसे आप नाम से परिचित होंगे, चरक संहिता या फिर सुश्रुत संहिता, वाग्भट, आचार्य वाग्भट हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे आचार्य हुए, कुछ सर्जन्स हुए, बहुत ही टॉप क्लास सर्जन्स हुए, जिन्हें आज भी फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है, आचार्य सुश्रुत हुए। तो ये सब जो हैं आयुर्वेद के ही जो हैं ये प्रोपेगेटर्स थे और आयुर्वेद को ये ऋषि और मुनि कहलाते थे, क्योंकि ये इन तपस्वी भी थे, साथ में ये साइंटिफिक अपना वर्क भी कर रहे थे, आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे थे, सर्जरी को आगे इन्होंने बढ़ाया। तो इस कारण से आयुर्वेद, जो आयु का वेद है, वो आयुर्वेद कहलाया। और आयु जो हमें प्रदान करता है, ना सिर्फ हमें ट्रीट करता है, बल्कि वो हमें कैसे जीना है ये भी बताता है। ओके। हम कैसे, हमें दिनचर्या हमारी होनी चाहिए, कैसे हम सीज़नल चेंज के साथ में हमें अपनी चेंजेस करने चाहिए, बहुत सारी डिटेलिंग वो देता है। ओके। तो इट्स नॉट जस्ट अ पैथी, हाँ। इट्स नॉट जस्ट अ ट्रीटिंग सिस्टम, बट इट्स अ लाइफ साइंस। ओके। दैट इज़ व्हाई। अब सर, जैसे आयुर्वेदा में हम देखते हैं कि जैसे एंशिएंट है काफ़ी ये ट्रीटमेंट, ये साइंस। और पहले के टाइम पे जो वैद्य होते थे वो नाड़ी को परख के बता देते थे कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी वेन्स से पूरी बॉडी का प्रॉब्लम पता चल जाता था। सर, ये कैसे होता था? तो नाड़ी का जो विषय है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ना सिर्फ हमारे देश से, हुँ। इवन श्रीलंका से भी जुड़ा हुआ है। ओके। तो जो लंका थी, वहाँ एक विद्वान प्रकांड पंडित हुए थे जिनका नाम है रावण। हाँ। तो उन्होंने नाड़ी के ऊपर बड़ी अच्छी शोध किया, उसके ऊपर नाड़ी विज्ञान के ऊपर उन्होंने पुस्तकें लिखी। हुँ। तो उनका ज्ञान तो अनमैच्ड था, हालाँकि उनके कुछ डीड्स ऐसी थी जिसके कारण उनको इवन श्री राम को आके उनका वध करना पड़ा। हाँ। तो नाड़ी की हिस्ट्री वहाँ से है और इवन पुरानी भी है। हाँ। तो नाड़ी कैसे वर्क करती है,
तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि वो वात पित्त और कफ का ही वो एक्चुअली एनालिसिस करती है। ओके। तो हमारे हाथ में कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं, तो जैसे अगर हम पे हमारे पास में भी जैसे अगर कोई पेशेंट आता है तो हम भी उसका नाड़ी का चेकअप करते हैं। हुँ, तो उसके लिए कुछ पोजीशंस होती हैं जिसको इस तरह से हाथ रख के और नाड़ी को चेक किया जाता है। हुँ, तो ये जो 3 फिंगर्स हैं हमारी, ये वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों का जो है किस तरह से बॉडी के अंदर जो अभी स्थिति है, उनका अगर कुछ ऑप्टिमम लेवल पर चल रहे हैं या फिर वो थोड़ा बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, तो उसके बारे में एक आइडिया देते हैं। ये अभ्यास से आता है हुँ, और गुरुओं के आशीर्वाद से आता है। हाँ, तो ये अभी भी चल रहा है, लेकिन क्योंकि अभी इतना नहीं है जितना पहले होता था। ओके। तो नाड़ी के साथ-साथ और भी विषय अभी आपके लिए अभी अनकवर करेंगे। हाँ, अब जैसे सर संजीवनी बूटी हम कहते हैं, तो वो वाली मेडिसिन भी जो हनुमान जी लेकर आए थे रामायण में, वो भी आई थिंक आयुर्वेदा का ही एक पार्ट था आई गेस। डेफ़िनेटली, क्योंकि देखिए जो रावण के जो भाई थे हुँ, विभीषण, उन्होंने ही एडवाइस किया था कि संजीवनी बूटी लेकर आई जाए, और वो किसने बताया था? उनके जो राजवैद्य थे, वो हुँ, वैद्य थे वो, जो आयुर्वेद चिकित्सक थे सुषेण वैद्य, हुँ, उनके द्वारा वो बताई गई थी। तो डेफ़िनेटली वो आयुर्वेद से ही संबंधित है, हुँ, और उनको उन हर्ब्स की जो है वो इतनी डिटेल नॉलेज थी हुँ, कि उनको पता था कि किसी और चीज़ से ये विष का काट नहीं होगा, सिर्फ़ ये संजीवनी बूटी से होगा। ओके, तो हर्ब्स में इतनी ताकत है, और वो हालाँकि जो टाइम के साथ में जो इतना एनवायरनमेंट में चेंजेज़ हुए, वेजिटेशन में चेंजेज़ हुए, तो उसके हिसाब से पोटेंसी हो सकता है कम हुई हो। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं, और इवन छोटी से छोटी जुकाम से लेकर और कैंसर तक की बीमारी पर बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स दिखाती हैं। ओके। अब सर जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, तो 3 दोषों की तो हम बात करते ही करते हैं, डेफ़िनेटली। वात, पित्त और कफ। तो सर इसको थोड़ा डिटेल में बताइए कि कैसे-कैसे लोगों में क्या-क्या देखा जाता है और कैसे पता चलेगा कि इनको ये है, इनको ये है? तो देखिए, एक लेमैन तो नहीं देख पाएगा कि वात पित्त कफ वो कैसे है, क्योंकि फिर भी लेकिन एक स्थूल रूप से हम उसके बारे में देख सकते हैं कि हुँ, एक कैसे हम समझ सकते हैं। तो वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, ये मेजरली 3 तरह की प्रकृतिज़ हैं, और भी इसके वेरिएशंस हैं। तो वात प्रकृति जब हम कहते हैं, तो किसी के शरीर में वात का डोमिनेंस है। पित्त प्रकृति कहते हैं पित्त का डोमिनेंस है। कफ में कफ वाले का कफ दोष का डोमिनेंस रहेगा। तो वात प्रकृति वाला जो इंसान है, वो थोड़ा वाचाल होगा, मतलब अगर हम कहें तो ज़्यादा टॉकेटिव होगा, ओके, थोड़ी उसकी स्पीड फास्ट होगी, हो सकता है उसको हेयर फॉल के इश्यूज़ हों, उसकी स्किन जो है वो थोड़ी-सी डार्क शेड की हो सकती है, ओके। उसकी लीन बॉडी हो सकती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके द्वारा हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कुछ हद तक। और पित्त प्रकृति वाला है, वो थोड़ा-सा जल्दी इरिटेट हो जाएगा, उसके भी हेयर फॉल ज़्यादा हो सकते हैं। साथ में उसका जो हेयर का जो शेड्स हैं, वो भी शायद थोड़ा-सा ब्राउनिश साइड में हो सकते हैं। इसके अलावा उसको एसिडिटी प्रोन रहेगा। इस तरह की इश्यूज़ उनको सामने आ सकते हैं, और कुछ जैसे इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं और भी, जैसे स्लीप उसकी डिस्टर्ब हो सकती है। हुँ, कफ प्रकृति वाला व्यक्ति है, तो वो थोड़ा-सा स्थूल होगा, स्थूल मतलब थोड़ा-सा वो वेट उसका ज़्यादा होगा, अपने काम धीरे-धीरे करेगा, जैसे हाथी नहीं होता है, मस्त रहता है, एकदम धीरे-धीरे चलता है, तो उस तरह का मस्त मस्त मौला जो आदमी होगा, हाँ, वो कफ प्रकृति वाला रहेगा। ओके। वो प्रोन रहेगा कि उसको जल्दी कुछ न कुछ, उसको जुकाम वगैरह, गला जल्दी-जल्दी खराब हो जाना, हुँ, ऐसी बीमारियाँ उसको लग सकती हैं। हुँ। अब जैसे सर जो वात प्रकृति के लोग होते हैं, उनको किस किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए या क्या वो खाएँ जिससे उनकी हेल्थ बेटर हो? तो आहार जो है, वो एक बहुत बड़ा विषय है, और अभी के जो आहार विज्ञानी हैं, उस तरह उससे कुछ अलग जो है आयुर्वेद में कंसेप्ट्स भी हैं, हुँ, उनको भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और उन्हें फ़ॉलो करेंगे तो हमारी डेफ़िनेटली हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक तो है। आपने जो प्रश्न पूछा, उसमें आपने ये पूछा कि कैसा आहार हम उनका होना हुँ, चाहिए दोषों के अनुसार। तो आहार के बारे में कुछ नियमों का डेफ़िनेटली हमें पालन करना चाहिए। हुँ, अब आहार जो है, आयुर्वेद में बताया है कि हमारा आहार 6 रसों से निर्मित होता है। हुँ, तो 6 रस कौन-कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो ये 6 रस हैं जो अलग-अलग अ, फूड्स में, जो वेजिटेबल्स में, और बहुत सारी जो हमारी हर्ब्स हैं उसके अंदर होते हैं। तो वो सब अगर हमें मिल रहे हैं, तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। और जैसे अगर हम देखें कि वात प्रकृति वाला जो व्यक्ति है, तो उसके लिए कहा गया है कि हर एक प्रकृति के लिए 3-3 रस बताए गए हैं कि अगर ये रस आप डोमिनेंस रखेंगे अपनी डाइट में, तो आपकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी चलेगी। हुँ,
तो जो 6 रस मैंने अभी बताए, तो उसमें से तत्राद्या मारुतम हनन्ति, इस तरह से संस्कृत का एक वर्स आता है। वो कहता है मधुर, अम्ल, लवण, इस तरह के भोजन अगर हम करेंगे तो वात प्रकृति वाले की वात जो है वो शांत रहेगी। तो जब वो शांत रहेगी तो वात प्रकृति वाले को वात रोग होने के चांसेस घट जाएंगे। जैसे कि सर कौन से फूड, जैसे कुछ नाम खाने के? देखिए वात प्रकृति वाला अगर स्पाइसी ऑयली फूड ज़्यादा लेगा, या फिर जैसा चना है, राजमा है, मैदा की चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें, छोले हैं, वो ज़्यादा लेगा तो उसको दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी, उसे ब्लोटिंग हो सकती है, उसके शरीर में पेन्स डेवलप हो सकते हैं। ओके। तो इस तरह की कंडीशंस रहती हैं। अब हम पित्त प्रकृति पे आते हैं। तो पित्त प्रकृति के लिए जो 3 रस बताए हैं वो है मधुर, तिक्त और कषाय। तो मतलब सर नॉर्मल मधुर मतलब मीठा? मधुर मधुर से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं मीठा है। मीठा, अब तिक्त जो है वो थोड़ा कसेला जो है चीज़ें हैं। कड़वा थोड़ा। हाँ। हाँ। कड़वा और तिक्त जो जैसे आप तिक्त और कषाय ये हो गई जो कड़वे साइड के ही हो गई, हाँ। जैसे करेला हो गया, नीम की पत्ती हो गई, ये जो चीज़ें हैं वो पित्त को शांत रखने में फ़ायदेमंद रहती हैं। ठीक है। तो इन जनरल अब प्रैक्टिकलिटी कैसे रहेगी? तो पित्त वाले को मधुर तो कहा ही है, तो वो थोड़ी मीठी चीज़ें ले ले, सौंफ, मिश्री अपने डाइट में ले, और ऑयली स्पाइसी फूड उसको भी अवॉइड करना ही होगा क्योंकि वो एग्रेवेट करेगा, पित्त को तुरंत बढ़ा देगा, उसकी स्लीप डिस्टर्ब कर देगा, हेयर फॉल बढ़ा देगा अगर वो अपने रसों से दूसरे रस अगर ले लेगा। बाकी इसकी डिटेल जो है ऑडियंस अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से वो और समझ सकते हैं, जिससे कि उनके लिए एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाया जा सके। ओके। जैसे एसिडिटी जिनको होती है सर, उनके बॉडी में वो जो फायर एलिमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए होता है क्या? डेफिनेटली। तो एसिडिटी के भी कई मल्टीपल रीजंस रहते ये हैं। भी पित्त वालों को ज़्यादा होता पित्त वाले प्रोन रहते हैं कि उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एसिडिटी हो जाए। तो आपने देखा होगा कि माइग्रेन भी बहुत कॉमन है आजकल, तो वो कहीं न कहीं जैसे हमने मील्स स्किप कर दिए, तो है? पित्त अगर हमारा ऑलरेडी एग्रेवेटेड है बॉडी के अंदर, तो वो अपना असर दिखा देगा, वो हेडेक लेकर आ जाएगा, कई बार वॉमिटिंग हो सकती है, तो इस तरह की कंडीशंस तो डेवलप हो सर जाती हैं। फिर फास्टिंग को क्यों प्रमोट किया जाता है? उसमें तो पूरा दिन इंसान भूखा ही रहता है। हाँ, फास्टिंग को प्रमोट किया जाता है और फास्टिंग बहुत अच्छा है, लेकिन उसका कंडीशंस हैं कि कब हमें फास्टिंग करनी है, वो भी एक गाइडेड तरीके से ही करना चाहिए। तो जिन्हें अगर पित्त एग्रेवेट होता है, तो उन्हें पहले अपने पित्त की शांति के उपाय करने होंगे। पहले जो जो मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर बन रहा है, जिसे आयुर्वेद में आम कहा जाता है, जो टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उन्हें पहले या तो पचा देना चाहिए या फिर शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद में अगर हम फास्टिंग करेंगे, तो उसके बहुत लास्टिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये पित्त हो गया सर। जी। अब जो लास्ट वाला कफ? कफ जो है, कफ वाले जो हैं उनके लिए जो है लास्ट के जो 3 रस हैं, हाँ। यानी कि कटु, तिक्त और कषाय, वो रस उनके लिए अच्छे रहते हैं। जैसे कफ वाले प्रोन रहते हैं कि उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस भी रहते हैं क्योंकि वेट ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होंगे, वेट गेन होगा, हाँ। डायबिटीज़ भी लग सकती है। तो एक जैसे मैं रेमेडीज़ देता हूँ कई बार अपने जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो जिनकी ओबेसिटी भी है, कफ डोमिनेंस भी है, तो उनके लिए होता है कि आप त्रिफला ले लीजिए रात को, साथ में उसमें हल्दी भी लीजिए क्योंकि हल्दी जो है वो कषाय रसात्मक है ना? तो त्रिफला का भी जो इस तरह का रस है कि वो कफ को काटता है। ओके। तो इस तरह की चीज़ें उन्हें लेनी चाहिए जो कि उनकी बॉडी के अंदर गुरुता ना लाएँ, हल्की हों पचने में। और किससे बचना चाहिए सर उनको? तो कफ वालों को जो है ठंडी के मौसम से बचना चाहिए, थोड़ा-सा प्रिकॉशंस रखना चाहिए, सीज़नल चेंज से उनको दूर रहना चाहिए, थोड़ा-सा बचाव करके चलना चाहिए क्योंकि ठंडी हवा ज़रा भी लगी उन्हें तो जल्दी से जुकाम, खाँसी होने के चांसेस रहते ज़्यादा होते हैं, ओके। हैं। जी। अब जैसे सर आयुर्वेदा जो है वो पूरे हर्ब्स से ही बना हुआ है। तो ऐसे सर कोई 5 हर्ब्स बताइए जो कि कॉमनली यूज़ भी होते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव भी होते हैं। तो 5 हर्ब्स पे भी आपने आएँगे, उससे पहले मैं एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने हाँ। ऑडियंस के लिए कि पहले तो आहार की हम अच्छे से बात कर लें ठीक है। कि आहार के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि कैसे, क्योंकि लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कैसे हम अपने भोजन लें। कोई कहता है कि इस तरह से खाना चाहिए, कोई कहता है पानी बैठ के पियो, खड़े होके पियो, बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स हैं लोगों को। तो एक जो आयुर्वेद के जो टाइम टेस्टेड जो चीज़ें हैं, कांसेप्ट्स हैं, वो मैं आज आपको देना चाहूँगा। ठीक है। तो उसमें आहार का जो एक नियम है, वो कहता है कि तन मना भुंजीत। तन मना भुंजीत आजकल क्या हो रहा है कि फ़ोकस्ड होके हम खाना नहीं खाते हैं।
तो जब भी हम खाना खा रहे हैं कुछ ना कुछ स्क्रीन चल रही है, कहीं कुछ माइंड में कुछ चल रहा है और बहुत ज़्यादा हम ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो हम फोकस होकर अपना पहले खाना खाएं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो है कि हमें भूख लगे तब खाएं, क्योंकि हम खा रहे हैं चलते फिरते, कुछ ना कुछ स्नैकिंग हो गई, कभी भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, इस तरह का सिस्टम जो है अगर चलता रहेगा तो हेल्थ डेफिनेटली डिस्टर्ब होने वाली है। तीसरी चीज़ जो है कि हमारा आहार जो है वो रसात्मक होना चाहिए, तो जिसके बारे में अभी हमने पहले बात करी, उसके लिए आप आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से आप डेफिनेटली सलाह लीजिए। उसके अलावा चौथी बात जो आती है आहार को लेकर कि एक आचार्य वाग्भट जो हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी अगर जो डाइट है, ओवरऑल जो डाइट है, उसको अगर अपन इमेजिन कर लें कि एक प्लेट से इमेजिन कर लें, तो उसका जो 1/3 पार्ट है, वो हमें सॉलिड फूड लेना चाहिए। बाकी जो 1/3 पार्ट है वो लिक्विड फूड लेना चाहिए और सरप्राइज़िंगली जो बचा हुआ 1/3 है, वो हमें खाली छोड़ देना चाहिए। अच्छा, तो तो सर भूख लग इतना जाएगी ना फिर से सर? इतना फिलिंग हम अपना भोजन ना लें कि अच्छा। वो पेट भर-भर के उसको खा लें। सर मुझे ऐसा लगता है जो पेट है हमारा वो भी इलास्टिक जैसे इट्स लाइक अ बलून। आप उसमें जितना ज़्यादा खाना खाओगे वो एक्सपैंड होता जाएगा। और फिर जितना आप उसको कम खाने से थोड़ा-थोड़ा करोगे तो वो फिर डिक्रीज़ भी होने लगता है। तो अब जैसे एक इंसान है जिसकी हैबिट में ही है बहुत सारी स्नैकिंग, बिंज वॉच कर रहा है वो कुछ खाते-खाते, कोई वेब सीरीज़ देख रहा है। तो उस सिचुएशन में उसकी वो आदत हो गई, उसकी बॉडी ने वो अडैप्ट कर लिया है। तो उस चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या? जैसे अगर किसी को स्नैकिंग पसंद है तो वो मखाने खा ले या स्प्राउट्स खा ले या कुछ हेल्दी वे में कैसे उसको रिप्लेस किया जा सके? क्योंकि एकदम जो इंसान इतना ज़्यादा स्नैक्स के शौकीन है उसको बोलेंगे तुम कुछ नहीं खाओ, तो वो शायद डिप्रेशन की तरफ भी बढ़ सकता है। बहुत सारे लोगों का मूड भी अच्छे खाने पे डिपेंडेंट होता है क्योंकि बिल्कुल। तो देखिए फिर इसमें एक बात आती है कि कस्टमाइज़्ड हमारी जो होती हैं सजेशंस भी कस्टमाइज़्ड रहते हैं और ट्रीटमेंट प्लाज़्मिक कस्टमाइज़्ड रहती हैं। ठीक है। तो अगर किसी को ऐसी दिक्कत है कि वो नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं, तो उनके लिए देखा जाएगा कि किस तरह की प्रकृति है। तो अगर पित्त प्रकृति है, तो उनको फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी उसको सेटल करने के लिए कुछ हम हेल्दी चॉइसेस रख सकते हैं। तो जैसे अगर जिसको कुछ ना कुछ स्नैकिंग के लिए चाहिए, तो हम उसको मखाने जैसे कि आपने मेंशन किया दे सकते हैं। मुरमुरे हम उसे दे सकते हैं, मुरमुरे आप भून कर आप दीजिए, ना तो वो बहुत ज़्यादा कुछ हमें बढ़ाएँगी शरीर के अंदर फैट वगैरह कुछ भी इस तरह का नहीं बढ़ाएँगी, बहुत हेल्दी है। और दही चिवड़ा लोग बाग खाते हैं, वो ख़ैर उसमें अगर प्रिज़र्वेटिव्स हैं या सॉल्ट ज़्यादा हैं तो उसको ना लें, लेकिन इस तरह की चीज़ें कुछ होम पे भी हम घर पे प्रिपेयर कर सकते प्रिपेयर कर सकते हैं। सर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना मतलब वो खा तो लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, तो वो ऊपर से ना कोई भी सोडा बेस्ड या एरेटेड ड्रिंक पी लेते हैं, जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया कि भई डाइजेशन हो जाता है। उससे एक हद तक बर्प्स आते हैं और आपको कंफर्टेबल तो फ़ील होता है, लेकिन वो जो भी आप एरेटेड ड्रिंक ले रहे हो उसमें इतना परसेंटेज शुगर का होता है, तो अगेन आप बॉडी को और ज़्यादा स्टफ़ कर रहे हो गलत चीज़ों से। बट वो फिर पी के सर इंस्टेंटली थोड़ा रिलैक्सिंग क्यों लगता है? तो वही हो रहा है कि इंस्टेंट वाली चीज़ों पे हम भाग रहे हैं और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पहले तो ज़्यादा भर लिया अपना, है ना? पेट हुँ, ज़्यादा भर लिया है। हुँ। अब प्रॉपर डिफिकेशन है नहीं, कहीं न कहीं कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, गट मूवमेंट जो है वो आंतों का जो मूवमेंट है, एंटेरिक मूवमेंट वो प्रॉपर नहीं है। तो स्टूल प्रॉपर्ली पास आउट नहीं होते हैं और वो डकारें, बर्प्स आना और ये सब चीज़ें तकलीफ़ होती है। इंस्टेंट रिलीफ़ के लिए हमने इनो, डाइजीन या इस तरह की चीज़ें या एरेटेड ड्रिंक्स ले लिया। वो इंस्टेंट रिलीफ़ तो देगा, लेकिन इसके रूट कॉज़ को हमें पकड़ना चाहिए हुँ। कि हमारा पहले तो हमारा टाइमली हमारा खाना-पीना हो जाए, टाइमली हम सो जाएँ, हमारा एक प्रॉपर स्लीप साइकिल बना रहे और जो डिफ़िकेशन के इश्यूज़ हैं, वो भी प्रॉपर हमारे एड्रेस हो जाएँ। क्योंकि जो शरीर की जो वात है, उसकी अनुलोम गति होनी चाहिए। अनुलोम मतलब कि एक नीचे की तरफ जो उसकी गति है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो अगर विलोम गति मतलब एक अपवर्ड उसका जो मूवमेंट हो रहा है, वो एक तरह से विकृति है। वो एक एब्नॉर्मल कंडीशन है। तो बर्प्स आना, ये सब चीज़ें, उसको सेटल किया जा सकता है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से। है ना? जैसे कि पंचकर्म से, हाँ, कुछ छोटी-छोटी होम रेमेडीज़ से, कुछ आपने अजवाइन और कुछ सेंधा नमक ले लिया कभी, तो उससे भी आपको जो है वो ईज़िली गैस डाइजेशन का इश्यू ठीक हो जाए। डाइजेशन ठीक हुँ, होगा। आप पंचकर्म का डिटॉक्स लें, जैसे कि सर? तो इसमें हम अगर कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो बस्ती एक जो ट्रीटमेंट होता है, जिसे एक कॉमन मैन समझ सकता है कि जैसे एनिमाज़ दिए जाते हैं, जो एनल रूट से कुछ मेडिसिन अंदर इंसर्ट करी जाती है, जो गट क्लीनिंग का इफ़ेक्ट देती है। तो उसका एक सुपीरियर वर्ज़न है, जो बस्ती है,
वो ना सिर्फ आंतों को तो क्लियर कर ही देगी, बल्कि एक न्यूट्रिशन भी देगी, एक चिकनाई देगी, एक लुब्रिकेट करेगी। साथ में और भी किसी तरह के अगर वात के या स्पाइन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड इश्यूज हों, तो उनको भी एड्रेस करती है। ओके, तो सर आयुर्वेदा में एक कॉन्सेप्ट आता है पंचकर्मा का, उसके बारे में बताइए सर, क्या है वो? सो पंचकर्मा एक ऐसा ऐसा बहुत ही एक अच्छा टूल है जो कि और कोई पैथी या फिर और कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमें प्रोवाइड नहीं करता है। तो सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हैं वो क्या करते हैं कि हमारी जो डिजीज़ेज़ हैं उनको कैसे सप्रेस किया जा सके, कैसे दबा दिया जाए, उस पे काम करते हैं। लेकिन पंचकर्मा जो आयुर्वेद की जो एक विधा है वो कहती है कि हमें शरीर को शोधन करने की भी ज़रूरत है। अगर जैसे हम ये ग्लास देख लें, ये तो ख़ैर साफ़ है, लेकिन अगर ये अंदर से गंदा होता और इसमें कुछ मिट्टी या काई ऐसा कुछ जमा होता, तो अगर हम बाहर से इसको कितना ही चमका लें, तो ये चमका हुआ तो दिखेगा, लेकिन जब अंदर झाँकेंगे या फिर अगर ट्रांसपेरेंट है, तो अंदर बाहर से भी दिखेगा कि गंदगी तो है। हाँ, तो जब तक अंदर से क्लीन नहीं किया, तब तक तो वो क्लीन डिटॉक्सिफाई नहीं होगा। हाँ, हाँ, तो वो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं एक तरह से। ओके, तो इंटरनल क्लींजिंग के लिए जो प्रोसेसेस हैं, वो पंचकर्मा है। ओके, अब पंचकर्मा जो है वो 5 प्रोसेसेस हैं, जैसे नस्य, बस्ति, विरेचन, वमन और रक्तमोक्षण। ये 5 डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेसर्स हैं। और पंचकर्मा जैसे एक इन जनरल क्या होता है कि पब्लिक में कहीं पर पंचकर्मा सर्च करेंगे तो एक इमेज आ जाती है, उसमें कहीं एक लेडी लेटी हुई है, उसके सिर पे एक धारा चल रही है। वो एक शिरोधारा एक प्रोसेस होता है। हाँ, वो एक्चुअली पंचकर्म का एक एलाइड प्रोसेस है। ओके, तो एक्चुअल पंचकर्मा ये 5 हैं जो मैंने अभी बताए। और सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ज़रूर, हाँ, तो जैसा पहला पंचकर्म है, वमन चिकित्सा होती है। तो वमन चिकित्सा क्या काम करती है, वो हमारे कफ दोष को एड्रेस करती है। तो कफ दोष कब विकृत होगा, कफ दोष कब इम्बैलेंस होगा, जैसे कि कुछ व्याधियों का भी एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मोस्टली जो है अपने जो डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं, इनमें होता है। या फिर जो है कई बार साइनस के इश्यूज़ होते हैं, या फिर किसी को जो है एलर्जिक इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें कफ का इम्बैलेंस होता है। अब वमन काम कैसे करेगा? वमन में क्या किया जाता है कि हमारे मेटाबॉलिज़्म को पहले करेक्ट किया जाता है, फिर कुछ हमें मेडिकेटेड घी दिए जाते हैं। ओह! आयुर्वेद में घी का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मेडिकेटेड घी दिए जाते हैं, फिर टॉक्सिन्स को जो है वोमिटस के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ये एक पूरा 15 डेज़ स्पैन का एक पूरा ओके, ट्रीटमेंट है। तो वो घी हम किसी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ या ऐसे? वो एक पूरा गाइडेड प्रोसेस चलता है, और इसको कर लेने के बाद में बहुत अच्छा इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर आता है। और जिन्होंने किया है वही जानते हैं इसका इफ़ेक्ट। बाकी जो लोग सिर्फ़ दूर से नाम सुनते हैं वो इसको कभी नहीं समझ पाएँगे। तो ये वमन के अंदर आ ये जाता है? वमन में आता है। ठीक है। सेकंड प्रोसेस जो होता है पंचकर्म का, वो विरेचन है। हुँ, विरेचन प्राइमरीली वर्क करता है पित्त के ऊपर। तो पित्त के जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एसिडिटी हो गया, हाइपर एसिडिटी होता है, कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। या फिर और भी इस एसिडिटी से रिलेटेड कई बार इन्फ्लेमेशंस होते हैं बॉडी के अंदर। कई बार जो है बहुत सारे जो है इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, या फिर कुछ फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ होते हैं, तो उनमें विरेचन बहुत अच्छा काम करता है। और विरेचन में रूट ऑफ जो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो वोमिटस के थ्रू नहीं होकर उसमें लूज़ मोशंस के थ्रू क्लींजिंग करेगी। ओके। सर बेसिकली पित्त हमारी बॉडी में फ़ॉर्म कैसे होता है? तो वात, पित्त और कफ जब तक अपना काम प्रॉपर्ली कर रहे हैं, हुँ, तब तक तो वो ही हमारे बहुत अच्छे से हमें हेल्थ बनाए रखेंगे। हुँ, लेकिन कहीं उनका जो अपसाइड डाउन और जब तक होंगे, हुँ, तब वो हमारा इम्बैलेंस करके और सारे डिसीज़ेज़ कुछ भी कर सकते हैं। हुँ, और किस एरिया में डिसबैलेंस हुआ है, उस पे वो रोग विशेष का रहेगा कि कौन-सा हमें डिज़ीज़ होने वाली है। ओके, तो वात-पित्त का बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। ऐसे ही शरीर की हमारी 7 धातुएँ होती हैं, जो कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इस तरह से ये सातों धातुएँ भी अगर बैलेंस इसको में थोड़ा रहेंगी सर संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर दीजिए इसका। तो देखिए, रक्त, ब्लड। हाँ, तो रस जो है एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं, तो उससे जो हमारे शरीर में जो रस बन रहा है, उससे रस धातु का निर्माण होता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख सकते हैं कि जो ये 7 धातुएँ हैं, तो रस हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो हो गए, इसमें लिम्फैटिक चैनल्स भी हो गए। फिर इसके अलावा जो रक्त है, वो हमारे शरीर का रक्त तो है ही है, लेकिन साथ के उसके एसोसिएटेड और भी चीज़ें होती हैं, ब्लड से जो हुँ, जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो स्प्लीन हो गई, है ना? या फिर और भी बोन मैरो वाली चीज़ें भी हो गई। ओके, फिर उसके बाद में
मांस आता है, तो हमारा बॉडी का जो होल्ड करने वाला जो स्ट्रक्चर है मांस, वो हो ओके। गया। फिर उसके बाद में मेद आता है, जो हमारा बॉडी फैट्स हैं। तो ओके। बॉडी फैट्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों तरह के फैट्स हैं, वो मेद में आते हैं। तो प्राकृत और विकृत दोनों तरह के होते हैं। फिर मज्जा जो हमारे बोन मैरो हो गई, ओ जो वहाँ से जो ब्लड सेल्स का भी निर्माण होता है। फिर शुक्र जो है वो नॉट जस्ट सीमेन, बट ये शुक्र धातु दोनों में ही होता है, मेल्स और फीमेल्स में। हुँ, तो एक तरह से एक मान लें कि ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू को हम शुक्र कह सकते हैं। ओके। जी। हुँ, ठीक है। तो सर अब हम जानना चाहेंगे कि वो जो 5 कॉमनली यूज्ड हर्ब्स हैं जो आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं लोगों के लिए। हुँ। तो देखिए कॉमनली बहुत सारे ओवर द काउंटर्स बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं हुँ, और पब्लिसाइज़ भी की गई हैं पिछले बहुत सारे समय में। तो उसमें जैसे कि च्यवनप्राश एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली मूविंग ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन है अब जो सोना-चांदी के साथ भी मिलता है। डेफ़िनेटली हुँ, मिलता है। आप सच में सोना-चांदी डालते हैं उसमें? हाँ, सोना-चांदी अब कंपनीज़ उसमें डालती है या नहीं डालती हैं, कैसा उस पे कह नहीं सकते। हाँ। लेकिन च्यवनप्राश में अपन देखते हैं तो उसका जो मेन इंग्रीडिएंट है, हुँ, वो आँवला है। ओके। और आँवला को जनरल पब्लिक में भी ये इतना पता होता है कि आँवला जो है वो गुणों की खान है। तो आँवला जो है वो एक आयुर्वेदिक हर्ब ही है और आँवला बहुत अच्छी एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसको रसायन के अंदर भी रखा गया है। रसायन होते हैं रिजुविनेटर्स, हमारी बॉडी को जो रिजुविनेशन करते हैं, जो कि एक तरह से एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं और हमारी जो दोष हैं, धातु हैं, उनको एक तरह से फाइन ट्यून कर देते हैं। तो ये रसायन की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उसमें आँवला एक बहुत अच्छा रसायन है। आँवला को बहुत अलग-अलग तरीके से लोग प्रयोग करते हैं, उसका पाउडर भी लेते हैं, मुरब्बा बना के भी मुरब्बा ओके। बनाकर लेते हैं, कैंडीज़ लेते हैं। तो आँवला बहुत अच्छी चीज़ है, आँवला लेना चाहिए। तो एक आँवला मैं इसमें रखना चाहूँगा। दूसरी चीज़ जो है इसमें एक हरित की, जिसे आम भाषा में हरड़ कहते हैं। हरड़ भी एक रसायन है और अभी जैसे मैंने बात करी कि 6 रसों वाला जो हमारा आहार होना चाहिए। तो हरित की एक ऐसा हर्ब है जिसमें 5 रस हैं अकेले में। उसमें लवण रस को छोड़कर सभी रस हैं। तो ओह! आप समझ सकते हैं कि उसकी पोटेंसी कितनी होगी और कितना वो बॉडी के लिए कितना न्यूट्रिटिव वैल्यू भी रखता है और क्यूरेटिव वैल्यू भी रखता है। सर ये किस में कौन-से खाने में इसको डालते हैं या यूज़ तो होता है? देखिए हरित की जो है बहुत ही सिंपल हर्ब है। हुँ। अ, आपने त्रिफला का नाम सुना है? हुँ, हुँ, तो त्रिफला में क्या है? 3 फल हैं। हुँ, 3 फल कौन से हैं? आँवला, हुँ, हरड़ और बहेड़ा। तो जो सेकंड जो हरड़ है, हुँ, वही हरित की है ओके। और वही 5 रसों से युक्त होती है, रसायन होती है और इम्यून मॉड्यूलेटर होती है। बहुत अच्छा हमारे शरीर पे वर्क करती है। ओके, तो हरित की जो लेता है, उसके लिए उसका पेट अच्छा रहेगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, गट वो हेल्थ की गट वगैरह के हेल्थ लिए। बहुत अच्छी रहेगी, तो वो हरित की लेना चाहिए। इसके अलावा अश्वगंधा एक बहुत ही पॉपुलर ड्रग है, जो कि कोविड के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी। हुँ, तो अश्वगंधा के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, मॉडर्न रिसर्चेज़ भी हुई हैं कि एक तो स्लीप इंड्यूस करने में वो हेल्पफुल रहता है, वेट गेन करने में वो हेल्पफुल है हुँ, और आयुर्वेद के पार्ट ऑफ व्यू से भी देखें अगर तो उसमें गुरु गुण है, वो हमारे शरीर को जो है वो ताकत देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। तो ऐसी एक हर्ब अश्वगंधा है जो कि मेंस हेल्थ के लिए, फीमेल्स हेल्थ के लिए भी बहुत यूज़ होती है। फिर जो चौथी ड्रग आती है वो है शतावरी। हुँ, शतावरी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है। तो शतावरी फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को भी बहुत अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कराती है। ओके, साथ में जब ब्रेस्ट फीडिंग पे जब बच्चा होता है या फिर एक मदर जो है बच्चे को फीड करती है, हुँ, तो मिल्क प्रोडक्शन में भी शतावरी बहुत अच्छा रोल निभाती है क्योंकि एक एक नेचुरल एस्ट्रोजन बनाती है हुँ, बॉडी के अंदर। हुँ, तो ये कुछ हर्ब्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं और लोग इन्हें लेते हैं ओके। और लेना भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ब सही बात है सर। क्योंकि हम अभी लैक्टेशन की बात कर रहे थे मदर्स के लिए तो मेरे ज़हन में एकदम से बात आई कि फर्टिलिटी बहुत बड़ा इश्यू हो गई है सर आज, मेल्स फीमेल्स दोनों में ही। तो आप देखेंगे अगर लेट 30s में, अर्ली 40s में भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं इनफर्टिलिटी की वजह से इंक्लूडिंग मेल्स। तो सर आयुर्वेदा में क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो आईवीएफ और आईवीआई फेल होने के बाद भी कुछ पेशेंट्स आपने देखे हैं जिन्होंने कंसीव किया हो? तो डेफ़िनेटली ऐसा है और अ, आईवीएफ फेलियर्स भी बहुत होते हैं जैसा आपने कहा और मेरी प्रैक्टिस में मैं इस तरह के पेशेंट्स डेफ़िनेटली देखता ही हूँ हुँ, और आजकल ऐसे केसेस नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं।
हालाँकि मेरी 15 इयर्स की प्रैक्टिस हो गई है, तो पहले जो केसेस बहुत कम होते थे, वो अभी बहुत ज़्यादा हैं, फ्रीक्वेंटली ऐसे केसेस मिलते ही हैं। अब पहली बात तो एक चीज़ सामने आती है कि लोगों को पहले पता ही नहीं होता है कि आयुर्वेद इसमें कुछ उनकी मदद कर सकता है। हुँ, और इवन आयुर्वेद की भी मैं कहूँगा कि उनको आयुर्वेद की समझ भी थोड़ी कम ही रहती है। हुँ, तो उसमें कहीं न कहीं हमारी भी कमी है शायद, और लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा लोग समझ रहे हैं और पहुँच रहे हैं तो फ़ायदा भी मिल रहा है। हुँ, तो अब फर्टिलिटी वाले जो कपल्स हैं, हुँ, उनको आयुर्वेद कैसे बेनिफिट कर सकता है, इस पे हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। हुँ, तो फर्टिलिटी क्या है कि एक कपल है जो कि मैरिज में है हुँ, और दे आर हैविंग इंटरकोर्स और किसी तरह के कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन 1 साल अगर बीत गया है और उन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो सब चीज़ें ध्यान रख रहे हैं, ओव्यूलेशन वगैरह सब, हुँ, तो उसे अब इनफर्टिलिटी कहा जाता है। हुँ, या फिर अगर हम प्रिसाइज़ली कहें तो वो इनफर्टाइल कपल कहलाता है। एक बात ये। दूसरी बात, माना जाता है कि इनफर्टिलिटी का सबसे जो बोझ है, वो जो टोकरा है, वो उठाना फीमेल्स को उठाना होता है। हुँ, लेकिन जो केसेस अगर देखा जाए सर्वेज़ के हिसाब से, हुँ, तो जो 40% केसेस हैं, उसमें मेल्स का पार्ट रहता है कि मेल्स के साइड में कुछ डिफ़ॉर्मिटी है। हुँ, तो 40% ही फीमेल्स का रहता है और 20% केसेस में दोनों पार्ट पे कुछ ना कुछ डिफ़ॉर्मिटीज़ रहती हैं। ओके, तो एक ये जो मिथ है, इसको भी यहाँ पर तोड़ देना चाहिए। इसलिए जब मेरे पास भी कोई पेशेंट आता है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ को बुलाया जाता है। कई बार तो फीमेल्स ही अप्रोच करती हैं, उनके हस्बैंड गायब ही रहते हैं पूरे हुँ, ट्रीटमेंट के दौरान। हुँ, लेकिन हस्बैंड को बुलाया जाता है, तो उनके भी साथ में पूरे टेस्ट कराए जाते हैं। हुँ, तब जाके वो एक पूरा प्रॉपर उनका चेकअप होता है, या फिर तब जाके ही सारा चीज़ें कवर अप हो पाती हैं और हमें भी अंडरस्टैंडिंग हो पाती है उनकी इलनेस के बारे में। ओके, तो इसको जैसे अगर हम आगे लेकर जाएँ, तो फर्टिलिटी जो है आजकल एक बहुत ही इस तरह का इश्यू बन गया है कि वो हर एक को इस फेस करना पड़ रहा है, कहीं न कहीं माइनर लेवल पे या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो आपने कहा जैसे आईवीएफ हुँ, या आईयूआई पे लोग जाते हैं, है हुँ, ना? आजकल इतने ज़्यादा आईवीएफ सेंटर्स, मतलब हुँ, आप जाएँगे तो विदिन 5 किलोमीटर आपको कहीं न कहीं आईवीएफ सेंटर ज़रूर मिल जाएगा, करेक्ट, हाँ, है ना? क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई है। अब आयुर्वेद इसमें बहुत बड़ा योगदान निभा सकता है। अब हमारे पास भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे गुरु हैं, वो वर्क कर रहे हैं, हमारे साथ में कलीग्स वर्क कर रहे हैं, हुँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उसको कैसे जनरल पब्लिक तक पहुँचाया जा सके, आप भी अपने पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज ज़रूर दें कि तो एक जब कपल हमारे पास में आता है, तो हमने उसकी पूरी या तो वो फाइल लेकर ही आएँगे, या फिर हमारे को जो लगता है कि ये ज़रूरी टेस्ट हैं, वो हम कराते हैं। फिर फीमेल्स में क बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि हम देखें कि कई बार ट्यूब ब्लॉक्स के केसेज़ होते हैं, हुँ, दोनों ट्यूब उनकी ब्लॉक होती हैं, कई बार एक ट्यूब ब्लॉक होती है, तो भी कंसीव नहीं हो रहा होता है, और पीसीओडी के इश्यूज़ बहुत कॉमन हैं। हुँ, इसके अलावा भी जो है एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है, जिसमें यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग होती है, उसके अंदर वो एब्नॉर्मैलिटी आके बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं, कंसीव होने में भी समस्याएँ हो सकती हैं, तो इस तरह की दिक्कतें हैं। जो छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, उनका तो मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ कि पीरियड इर्रेगुलरिटीज़, वो भी हालाँकि एड्रेस करना ज़रूरी है, हुँ, कंसीव करने से पहले। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सब आयुर्वेद से बहुत हद तक इसको ठीक किया जा हुँ, सकता है और उनको कंसीव करने में मदद की जा मदद सकती मिल सकती है। है। और वी आर डूइंग दिस। ओके, अब सर क्योंकि हम पीसीओडी की बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है जो लेडीज़ में देखा जाता है। तो ऐसे कोई हर्ब्स हैं जो पीसीओडी में भी काफ़ी ज़्यादा ह हेल्प करते हैं लोगों को? जी, तो पीसीओडी क्या है? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़। हुँ, तो जहाँ मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, एक तरह से सिस्ट क्या है? एक ग्रंथि है। तो एब्नॉर्मल तरीके से बहुत सारे सिस्ट डेवलप हो गए और वो डिस्टर्ब करते हैं ओव्यूलेशन को, वो डिस्टर्ब करते हैं मेंसेस को। तो उसके कारण बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आप देखते हैं कि होते ही हैं, है ना? थोड़ा-सा हम एजुकेट भी कर देते हैं अपने व्यूअर्स को कि जैसे अगर उनके चेहरे पे या तो कुछ है ना बाल निकल आना, या हुँ, फिर फेशियल हेयर्स इस तरह के हाँ, रहते हैं, है ना? और कई बार इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो जाती है, कई बार ब्लड शुगर्स उनके जो है वो स्पाइक कर जाते हैं। हुँ, और मूड में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं हार्मोनल हार्मोनल डिसऑर्डर। डिस्टर्बेंसेस के कारण।
तो एक्ने वगैरह भी काफ़ी एक्ने डिफरेंट तरीके के भी हो जाते हैं एक्नेज़। डेफ़िनेटली। हाँ। तो पीसीओडीज़ भी बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेज़ आते हैं हमारे हुँ। पास में। तो आयुर्वेद में क्या कहा है कि अगर आप पूछेंगे मुझसे कि हर्ब्स पूछेंगे या फिर ट्रीटमेंट पूछेंगे तो सीधे-सीधे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पीसीओडी का ट्रीटमेंट ये होता है ना? क्योंकि पीसीओडी कुछ नया अभी नाम दिया गया है, न्यू नोमेनक्लेचर है। लेकिन आयुर्वेद में हर चीज़ है, पहले तो मैं ये समझा दूँ आपको। लेकिन उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, वो सूत्र रूप में कहा गया है। तो सिस्ट बन रहे हैं उसमें, तो सिस्ट क्या है? ग्रंथि है और ग्रंथि के लिए कहा गया है आयुर्वेद में कफ वाताभ्याम ग्रंथि सन्निभम। तो कफ और वात का उसमें इम्बैलेंस है। हुँ। तो हमें देखना होगा कि कफ और वात के बैलेंस को कैसे करें और कैसी औषधियों का प्रयोग करें, कैसी हर्ब्स का प्रयोग करें जो कि पेनिट्रेट करती हूँ, जिनकी रीच हो ओवरीज तक। तो इस तरह की हर्ब्स को प्रयोग किया जाता है। क्या लगता है आपको सर कुछ फास्टेस्ट रीच कौन से हर्ब की है फर्टिलिटी इश्यूज़ तो के लिए देखिए या पीसीओडी के लिए? वैसे तो ट्रीटमेंट डॉक्टर के अंडर में ही लेना चाहिए, हुँ। लेकिन फिर भी जैसे कुछ हर्ब्स होती हैं जैसे कांचनार एक हर्ब है, हुँ। तो वो किसी भी तरह की ग्रंथि को पिघलाने का काम करती है। ओके, तो कांचनार का प्रयोग उसमें किया जा सकता है, उसका डिकॉक्शन बनाकर पिया जा सकता है। ओके। और कुछ-कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि पुनर्नवा है, वो भी उसमें हेल्प करेगी, गोखरू भी उसमें हेल्प कर सकता है। तो इस तरह की हर्ब्स जो हैं वो पीसीओडी में हेल्पफुल रहती हैं। साथ में वेट मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लीन पीसीओएस या पीसीओडी अनकॉमन है और हुँ। अधिकतर जो केसेज़ रहते हैं वो वेट ज़्यादा होता है पीसीओडी पेशेंट्स में। ओके। सर क्योंकि अभी आप बोल रहे थे कि डिकॉक्शन बना के पिया जा सकता है, तो अभी काफ़ी ट्रेंड हुआ था, कॉफ़ी में घी डाल के बहुत सारे लोग बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ये प्रमोट भी किया था। तो कॉफ़ी में घी डालने का क्या कॉन्सेप्ट है सर? तो देखिए घी जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि शास्त्रों में उसको बहुत ही उसका गुणगान किए गए हैं, उसको उसके साथ में मेडिसिन्स यूज़ करके और बहुत अच्छे-अच्छे फ़ॉर्मुलेशंस बनाए गए हैं। इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में बहुत अच्छी रेंज है घी जो है मेडिकेटेड घी हैं। तो ये जो आपने बताया कि कॉफ़ी में घी डाल के लोग पी रहे थे, तो इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है इसका कि घी हमें शरीर में पहुँचाना है हुँ। और किसी गरम चीज़ के गरम पेय पदार्थ के साथ में हम पहुँचा रहे हैं, तो वो ईज़िली हमारे बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें मिलती हैं। और जो कॉफ़ी और चाय हैं, वो पूरे शरीर में बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो घी को वो एक तरह से वो बूस्ट प्रोवाइड करेंगी कि हमारे शरीर में पहुँचे और साथ में वो हमारी स्किन को ग्लो दे सकता है, हमारे ओके, फैट को भी रिड्यूस करने में कुछ हेल्पफुल होगा। ओके। तो इस तरह की उसमें कंसेप्ट रहा है। कमिंग बैक टू फर्टिलिटी सर, जैसे अभी क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि बहुत कॉमन इश्यू हो गया है ये जो फर्टिलिटी का, इसी वजह से हम इतने सारे सेंटर्स वगैरह भी देखते हैं। तो ऐसे भी कोई हर्ब्स होते हैं क्या जो बॉडी के जैसे मेल्स में ये जो लिपिडो होता है इसको इम्प्रूव कर सकें या स्पर्म काउंट को बेटर कर सकें? तो देखिए इसके लिए बहुत सारे पॉपुलर हर्ब्स हैं जैसे कि कुछ नाम लोगों को मिल भी जाते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे कि अश्वगंधा है, शतावरी है, गोखरू है ना? कपिकच्चू है, कौंच जिसे कहा जाता है, शिलाजीत है। तो इनका प्रयोग करने से ये रिज़ल्ट्स आउटकम मिलते हैं, लेकिन वही है कि किसके लिए कितनी क्वांटिटी में और किस तरह से वो ज़रूरी है, तो उस तरह से उसको प्रयोग करना चाहिए और आयुर्वेदिक डॉक्टर के सजेशन से उसको प्रयोग करें, तो बेटर रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो सर फीमेल्स और मेल्स के लिए दोनों के लिए सेम हर्ब्स ही होते हैं ये? नहीं ज़रूरी नहीं है। ओके। कुछ-कुछ फीमेल सेंट्रिक हर्ब्स कुछ अलग भी रहती हैं, जैसे कि शतावरी एक हर्ब है, हुँ। तो वो मोस्टली जो है फीमेल्स में प्रयोग की जाती है। ओके। मेल्स में भी उसका यूज़ है, लेकिन जैसे एक अशोक एक करके एक सराका अशोक का एक ट्री होता है, उसकी हुँ। छाल काम में ली जाती है। तो वो अशोक जो है वो अधिकतर फीमेल्स में ही प्रयोग किया जाता है। ओके। हालाँकि उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं कि उनका और भी कहीं प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली उनका फीमेल सेंट्रिक यूजेस ही ओके, ओके। जी। सर जैसे किसी-किसी को पीरियड्स भी बहुत पेनफुल होते हैं या पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी फ़ील होती है। तो आयुर्वेदा में उसके लिए भी कोई हर्ब सजेस्टेड है? तो देखिए पीरियड पेन्स क्यों होते हैं, है ना? कि हुँ। डिस्मेनोरिया की जो कंडीशन कही जाती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली अगर मेंसेस के दौरान शेडिंग नहीं हो रहा है, जो टिश्यू है, इंटरनल लाइनिंग है यूटेरस की, वो प्रॉपरली शेड नहीं हो रही है, मेंसेस पूरी तरह से बाहर नहीं आ रहे हैं ढंग से, तो बॉडी में जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। उसके कारण जो है वो पेन्स महसूस होते हैं। हुँ। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से एक्सपेल आउट नहीं हो पा रही हैं, तो उससे करेक्ट करना चाहिए। और इसके पेन्स को अगर हम देखें तो मोस्टली फीमेल्स करती भी हैं कि हॉट वाटर बैग पेट पे हुँ। रख लिया
लेकिन अगर जैसे उसी को हम अगर नाभि के नीचे एरंड तेल की अगर मालिश करें, कैस्टर ऑयल जिसे कहा जाता है, उसकी हल्के हाथ से मालिश करके फिर उसके बाद में अगर इसका सेक करें तो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलता है। इंस्टेंटली हेल्प मिलेगी। जी। ओके। और इसमें बस्ती चिकित्सा जो जैसे हम पहले भी मेंशन किया, तो एक मात्रा बस्ती होती है, एक निरू बस्ती होती है, उनका भी कॉम्बिनेशन अगर यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छे इसमें रिज़ल्ट्स आते हैं। ओके। हाँ सर, आप क्योंकि जैसे बस्ती चिकित्सा के साथ आपने और 4-5 चीज़ों के नाम लिए थे, वो भी एक बार थोड़े एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि लोग इससे भी कनेक्ट करके देखें इन केस अगर उनको हेल्प मिल सके तो? तो फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी से जो कपल्स डील कर रहे हों, उनको मैं एड्रेस यहाँ पर करना चाहूँगा कि अगर आपकी फर्टिलिटी कहीं न कहीं डिस्टर्ब हुई है, तो आप आयुर्वेद में आकर पंचकर्म से अपने शरीर की शुद्धि कराएँ, जिसे बीज शुद्धि कहा जाता है। ये बीज शुद्धि क्या है कि बीज है शरीर में स्त्री बीज भी होगा वो, पुरुष बीज भी होगा। यानी कि जो एग्स हैं फीमेल बॉडी में या फिर सीमेन जो है, वो अच्छी क्वालिटी का हो। जैसे कि आजकल आप सुनते हैं कि एएमएच लेवल्स डिस्टर्ब हैं या फिर मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिस्टर्ब हैं, तो इन सब पे जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका आएगा। अब पंचकर्म में मोस्टली क्या किया जाएगा, विरेचन का एक प्रोसेस जब मैंने पहले भी मेंशन किया, विरेचन बहुत अच्छा इसमें इम्पैक्ट देगा। उसके बाद में एक उत्तर बस्ती करके ट्रीटमेंट होता है। उत्तर बस्ती जो है वो एनल रूट से नहीं देकर वो रिप्रोडक्टिव रूट से दिया जाता है। जैसे फीमेल्स में इसमें वेजाइनल रूट से होता है और मेल्स में जो है वो पेनाइल रूट से दिया जाता है। फिर बात आती है तीसरी चीज़ की, जो कि हमारे लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल जो है डिस्टर्ब रहता है हुँ। कि लैपटॉप के यूज़ेज़ हो गए, उससे भी मेल्स की कई बार जो है सीमेन काउंट पे असर आता है। आजकल एक्सरसाइज़ कम है। एक्सरसाइज़ कम है या अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है या किसी तरह के स्मोकिंग वगैरह बहुत चल रहा है, टाइमली फूड नहीं हो रहा है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, तो इमोशनल इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं है, तो वो बहुत ज़रूरी है उसको भी करेक्ट करना। बाकी जो आहार के जो सजेशंस हैं वो भी आप अपने डायटीशियन से या आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप लीजिए कि आपको कैसा खाना आपको खाना चाहिए। प्रॉपर्ली डिस्कस करिए आप क्या खाते हैं, क्या नहीं आपको खाना चाहिए, वो चीज़ें भी ज़रूर। ओ तो ये सब जब हम करते हैं हमने हमारे पेशेंट्स के साथ में, तो बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स आते हैं। और जो लोग कहते हैं कि स्लो प्रोसेस है, तो हाँ, कई बार स्लो प्रोसेस भी करना पड़ता है क्योंकि हमें बॉडी को एक नेचुरल एक रिदम में लेकर आना है, उसकी नेचुरल टोन डेवलप करनी है। और जहाँ पर फास्ट रिजल्ट्स आने हैं, वहाँ फास्ट भी आते हैं। लेकिन इसमें जैसे ये सब प्रोसेस होता है, तो ये जैसे कि पहले बीज शुद्धि का है, फिर उसके बाद में गर्भाधान से संबंधित कि फीमेल कंसीव कर रही है तो उसका यूट्रस को, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को उस तरह से हेल्थ मेंटेन करना कि वो उसको, अगर बच्चा कंसीव हो गया है तो वो ऐसा नहीं हो कि उसको मिसकैरेज वगैरह की मिसकैरेज हो प्रॉब्लम जाए ना या और किसी तरह की कोई दिक्कतें आ जाए। तो हम पूरा फ़ॉलो-अप रखते हैं कि उसको प्रेगनेंसी में भी जो है 9 मंथ्स में कैसी मेडिसिन्स लेनी है, कैसा उसको डाइट रखना है, हुँ। वो सब चीज़ें साथ में चलती हैं। सर खून की कमी के लिए भी कोई हर्ब्स होते हैं जो आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल उठा सकें, बढ़ा सकें? डेफ़िनिटली बहुत सारी हर्ब्स हैं। तो जैसे फीमेल हेल्थ पे हम अभी बात कर रहे थे, तो फीमेल्स के लिए एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। तो जैसे काले तिल होते हैं, तो कहीं किसी को अगर एनीमिक है, तो काले तिल उन्हें भिगो देने हैं और या फिर सुबह-सुबह उनका काढ़ा बनाकर हम ले लें। और जैसे कि 1 चम्मच हमने काले तिल ले लिए, 1 ग्लास पानी बॉयल करके हुँ, उसमें डाला उसे और उसको रिड्यूस कर लिया 1/4। हुँ, उसके अंदर 2 से 3 ग्राम हमने गुड़ डाल दिया, यानी कि हम जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं। उसको मिक्स करके अगर मॉर्निंग में अगर फीमेल पिए, तो उसको ओलिगोमेनोरिया यानी कि उसको अगर कम अगर मेंसेस आ रहे हैं या थोड़ा-सा हीमोग्लोबिन काउंट भी कम है, तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। ये एक होम रेमेडी के तौर पे मैं बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारे जो लौह के प्रिपरेशंस होते हैं, यानी कि आयरन के जो प्रिपरेशंस होते हैं, वो हुँ। बहुत अलग-अलग तरह के हैं। ओके। तो ताप्यादी लौह है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फीमेल हेल्थ के लिए या फिर हीमोग्लोबिन किसी का भी कम हो हुँ। तो उसको बढ़ा सकती है। ओके। अब सर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं किसी-किसी को, थैलेसीमिया है या और भी बहुत सारी चीज़ें। इसमें भी हर्ब्स यूज़ होते हैं? मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है? देखिए आयुर्वेद का स्कोप बहुत बड़ा हुँ, है ना? तो आयुर्वेद डिज़ीज़ सेंट्रिक नहीं होकर पर्सन सेंट्रिक रहता है हुँ, और दोष सेंट्रिक रहता है कि हमारे जो दोषिक इम्बैलेंस है वो किस तरह का, उसे करेक्ट कर दिया जाए तो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किसी तरह की ऑटो इम्यूनिटी हो या वो किसी तरह का जैसे थैलेसीमिया के केसेस हों, तो हर एक बीमारी को क्योर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ-कुछ
चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं क्योर हो सकती उनको, लेकिन मेंटेन किया जा सकता है, कंट्रोल करा सकते कंट्रोल किया जा सकता है कि वो जो डिटोरिएट हो रही है जो कंडीशन, उनकी हुँ। बहुत बुरी कंडीशन होती जा रही है, तो उसको रोक कर और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो सब चीज़ें आयुर्वेद से पॉसिबल हैं। ओके। सर कुछ हर्ब्स जो आईसाइट को स्ट्रॉन्ग बनाते हो या आँखों में जिनको मतलब चश्मा अभी नहीं लगा है, वो अपने आप को थोड़ा ठीक प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो आई साइट की आपने बात करी, तो आई साइट ही क्यों, एक टिप टू टो आपको एक वो दे देते हैं, टिप देते हैं। हुँ। तो टिप टू टो हम लेके चलते हैं, तो उसमें क्या हमारा जो है पंचकर्मा हमारे लिए बेस्ट है, या फिर क्या कुछ हर्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं घर पे। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। तो अगर सिर से शुरू करें, तो सबसे पहले हमारी मेंटल हेल्थ के लिए देखिए आप शिरोधारा कर सकते हैं, नस्य ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, ये पंचकर्मा है। और मेंटल हेल्थ के लिए हम मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम करें, वो बहुत अच्छा है। साथ में हम ब्राह्मी, शंखपुष्पी इस तरह की हर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ से बाद में अगर हम फिज़िकली देखते हैं, तो हमारे कई बार डैंड्रफ हो जाता है, या फिर कुछ आई साइट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो गए, ईयर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो गए, हमारा ओरल हेल्थ को रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो गए, तो उसमें क्या होता है, नस से बहुत अच्छा काम करता है। जो नेज़ल रूट से जिसमें मेडिसिन दी जाती है, एक ये पूरा 30 मिनट्स का एक प्रोसेस होता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। हमारे गर्दन से ऊपर वाले जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ईएनटी पूरा। ईएनटी पूरा हुँ। डेफ़िनेटली, तो उसपे नस से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। कोविड के टाइम पे एक चीज़ पॉपुलर हुई थी, ऑयल पुलिंग थेरेपी। हुँ। लोग मुँह में ऑयल रख के और फिर उसको होल्ड करते थे, हुँ, है हुँ। ना? तो वो आयुर्वेद की ही देन है। ओके। उससे क्या होगा, आप ऑयल मुँह में रखेंगे, उसे गंडूश कहा जाता है। ये गंडूश आप मुँह में धारण करेंगे, तो पॉपुलरली आप किससे कर सकते हैं, आप इसमें तिल का तेल ले सकते हैं, जिंजली ऑयल, सीसम हुँ। ऑयल भी बोलते हैं। तो आप मुँह में रखिए और कुछ देर तक 2-3 मिनट उसको होल्ड करके रखिए, फिर उसके बाद में उसको थूक सकते हैं। तो इससे आपका ओरल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। आपके चीक्स में एक अलग तरह का आपको ग्लो समझ में आएगा। ओह! तो ये आपको करना चाहिए। बाकी आजकल जो है जो हमारे कान हैं, वो हुँ। भी बहुत सारा हम इग्नोर करके चलते हैं उनको, है। हुँ। तो उसमें भी पूरा टाइम एयरपॉड्स लगे रहते हाँ, हैं कानों बिल में, गाने ही बजते रहते हैं। बिल्कुल। तो उसमें भी हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स को डाल सकते हैं। ओके, जैसे कि? जैसे कि एक और कुछ भी नहीं मिले अगर मेडिकेटेड ऑयल, तो हम कुछ नहीं तो घी भी डाल सकते हैं। ओह! जी। ओके, और तिल का तेल उसमें प्रयोग कर सकते हैं। ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर अगर अपन नीचे आते हैं, तो हमारी स्पाइन, जो कि आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि सिटिंग और पोस्चर्स बड़ा डिफ़ॉर्म्ड है ना? कि लैपटॉप पे काम हो रहा है, कभी लेट के हो रहा है, कभी बैठ के हो रहा है। तो हमारा जो इस पोस्चर है, वो तो बड़ा ही डिस्टर्ब्ड है। तो स्पाइन के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सटर्नल थेरेपी है, जिसे कहते हैं बस्ती। हुँ, तो नेक से लेकर हमारे पूरा नीचे जो सैक्रल बोन तक है, हुँ, हुँ। वहाँ तक अलग-अलग जगह के हिसाब से बस्ती दी जाती है। बस्ती क्या होता है कि जैसे आप नेक है, नेक का एरिया है, उसपे हमने एक बाउंड्री बना दी और उसमें जैसा डिज़ीज़ है, उस हिसाब से एक मेडिकेटेड ऑयल वहाँ उसके अंदर रखा जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो वो क्या इफ़ेक्ट देता है कि मसल्स को रिलैक्स करता है, नर्व जो कंप्रेशंस हो रहे हैं वहाँ पर, उनको रिलीज़ करता है। एक स्किन को भी वहाँ पर टोन करता है, मसल्स को टोन करता है। तो ये बस्ती ट्रीटमेंट जो जिनका सिटिंग ज़्यादा है, ये जो आईटी सेक्टर में, उनको डेफ़िनेटली लेना चाहिए। फिर स्पाइन के लिए ही जिनको ज़्यादा दिक्कत हो गई है, ये समझ लीजिए किसी को स्लिप डिस्क का इश्यू है या कुछ ऐसा सियाटिका के इश्यूज़ हो गए हैं, तो उनको बस्ती ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। ओके। बस्ती लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि बस्ती जो है वो, कि हमारा तो पेट साफ़ रहता है। लोग हुँ, कहते हैं, जब हम भी कहते हैं अपने पेशेंट से, तो वो कहते हैं कि हमारा तो पेट साफ़ रहता है, हम बस्ती क्यों लें? या फिर हेजिटेट भी करते हैं कि नहीं, एनल रूट से है हुँ। कि नहीं, लेकिन जो लेते हैं उनको इम्पैक्ट उसका समझ में आता है। और बस्ती जो वर्क करती है, वो हमारे वात दोष पे वर्क करती है। तो वात दोष जो जो बॉडी के जो पेन्स हैं, या फिर जो भी चैनल्स जो हमारे, जो एक तरह से नर्व के चैनल्स हुए, या फिर जो न्यूरोमस्कुलर या ऑर्थो इश्यूज हैं, हुँ, उनमें वात जो है मेन दोष रहता है, जो कि डिस्टर्ब हुआ रहता है। तो बस्ती उनसे फ़ायदा देती है। कॉन्स्टिपेशन में बस्ती अच्छा फ़ायदा देगी। हुँ। और अगर हमारा जैसे ये मान लीजिए कि डाइजेशन के इश्यूज़ हैं, विरेचन हमें बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। एसिडिटी है, तो वमन विरेचन दोनों ही फ़ायदा देते हैं। कई बार खड़े हम ज़्यादा रहते हैं, जिन लोगों के, जैसे पुलिसमैन हैं या फिर इस तरह के जो लोग हैं जिनका रिटेल में काम है जिसका बिल्कुल, खड़े बिल्कुल, होने का काम है ज़्यादा, हाँ। तो उनको वेरिकोज़ वेन्स होने के चांसेस होते हैं। हुँ, तो उनको लोग पता नहीं होता कि हम क्या करें। वो करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड हमने करवाया, ठीक है, अब
प्लास्टिक करवा लिया या कुछ सर्जरी में चले गए, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि हम क्या करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत योगा पोजेस किए, विपरीत करनी, इस तरह के इन्वर्ट पोजेस भी उनको कुछ फ़ायदा देता है। लेकिन इसमें एक रक्त मोक्षण जो चिकित्सा है, जिसमें जलोका या जोंक, इसमें लीच लगाई जाती है, तो बहुत अच्छा वो फ़ायदा देती है। तो इस तरह की जो है ये चीज़ें हैं। अब जब टो भी मैंने कहा था, तो टो में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग सुबह-सुबह खड़े होते हैं, तो पाँव रखते ही दर्द उनको होता है। बिल्कुल एड़ी में दर्द होता है। हाँ। तो कहीं न कहीं कई बार बोनी एनलार्जमेंट्स हो जाते हैं कि छोटी-सी बोन हमारी नीचे बढ़ गई है। उसमें भी जो है आयुर्वेद की लेप चिकित्सा है, और अग्निकर्म, विद्धकर्म की चिकित्सा है, और इसके अलावा बस्ती चिकित्सा है, बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। सर जैसे वेरिकोज़ के लिए ना बहुत सारे लोग ऑयल पे भी कॉन्संट्रेट करते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑयल होते हैं जिनसे भी उनको काफ़ी उनकी वेन्स वगैरह में काफ़ी उनको रिलीफ मिलता है, तो वो कौन से बेसिकली आयुर्वेदा के ऑयल होते हैं? देखिए, ऑयल वो रहते हैं जो कि मसल टोन को भी इम्प्रूव करते हैं, हुँ। क्योंकि वेरिकोज़ वेन क्या है? वेरिकोज़ एक वेन है जो कि अपनी इलास्टिसिटी खो चुकी है। तो इसके लिए इसलिए ही वो डायलेटेड दिखाई देती है। हमारा हार्ट क्या करता है कि पंप कर देता है, लेकिन वेन्स उसको वापस ऊपर भेजती हैं, तो किसी तरह का कोई फ़ोर्स नहीं होता उनके पास में, छोटी-छोटी उनके पास में वाल्व्स होती हैं, उसके थ्रू वो ब्लड को ऊपर हार्ट के पास में वापस भेजती हैं। हुँ। लेकिन जब उसने अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर दी और वो वाल्व्स ही उसके ढीले पड़ गए हैं, वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो फूल जाती हैं। तो इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने वाली जो हर्ब्स हैं, उनसे बने हुए अगर कुछ ऑयल्स अगर लगाएँ, तो हमारी मसल टोन भी इम्प्रूव होगी और वेन्स के ऊपर भी पॉज़िटिव। जैसे कि सर ऑयल्स? तो इसमें अश्वगंधा जैसे कुछ हर्ब्स हैं, वो इसको प्रयोग किया जाए। हुँ। महामाश तेल जैसे एक आता है, इस तरह की कुछ चीज़ों को अगर लगाया जाए, तो वेरिकोज़ वेन्स में बहुत अच्छा फ़ायदा पड़ेगा। ओके। सर जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि आजकल शैम्पूज़ भी बहुत सारे आते हैं आयुर्वेदिक जो इंग्रीडिएंट्स को मिला के बनाते हैं, जैसे हिबिस्कस है या नीम है या और भी चीज़ें हैं जो आपको मतलब जैसे बोलते हैं नवरत्ना शांति मिलती है आपको, क्या बोलते हैं उसको इन व्हाट वे शुड आई पुट इट? मतलब कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं काफ़ी ज़्यादा। ऐसे ऑयल्स जो कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं एट द सेम टाइम आपके बालों को भी बहुत सिल्की बना के रखते हैं। जैसे पहले शिकाकाई की हम बात करते थे, तो उसमें रीठा होता था, उसमें शिकाकाई है, आँवला है उसमें। तो जैसे बोलते हैं लोग कि जो मेथी का पाउडर होता है, वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आयुर्वेदा में आजकल शैम्पूज़ भी बनने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि केमिकल से ऑफ़ कोर्स आयुर्वेदा बहुत बेटर है, क्योंकि सारे नेचुरल इंग्रीडिएंट्स से बना है। तो और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं सर जो आजकल आयुर्वेदा में बन रहे हैं? तो देखिए, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे जो है पब्लिक डिमांड पे जो वेरिएशंस आते हैं और बनते हुँ। भी हैं, और बाकी जो अगर जैसे कोई कैंडीज़ अगर आप रिकमेंड करें कि आप लोग सब लोग खा सकते हो, जिसमें आँवला बेस्ड हो सकता है जो, या जो स्किन हेल्थ या गट हेल्थ या हेयर फॉल किसी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करे? तो देखिए, मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग तरह का है। मैं ज़्यादा मॉडिफ़िकेशंस पे सोचता नहीं हूँ। मैं अपने पेशेंट्स को काढ़ा भी बहुत पिलाता हूँ, है ना? इवन यंगर जनरेशंस को भी बहुत काढ़े पिलाता हूँ मैं। हाँ। तो कि आप काढ़ों से दूर मत जाइए, हुँ। और उसकी पोटेंसी बनी रहेगी। टैबलेट्स में भी उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि क्या-क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, तो डेफ़िनिटली जो आँवला, रीठा, शिकाकाई, इस तरह की जो हर्ब्स हैं, वो बहुत फ़ायदा देती हैं। हुँ। चेहरे पे हमने मुल्तानी मिट्टी लगाना बंद कर दिया। हमारे बचपन में हम देखते थे, हमारे पेरेंट्स लगाते थे, हमारे दादा-दादी लगाते थे। तो उसका बहुत खाते भी थे बहुत सारे बच्चे तो। तो उसका लास्टिंग इम्पैक्ट आता है। वो चीज़ें हम भूल रहे हैं, उनको हमें यूज़ करना चाहिए। तो स्किन हेल्थ भी हमारी अच्छी रहेगी, और हेयर्स के लिए जैसे कोई डैंड्रफ है, तो एलोवेरा जेल को अगर हम 1-2 घंटे लगा के छोड़ दें, तो डैंड्रफ में वो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, बालों को सिल्की बना देता है। या फिर दही में एक टंकन नाम की एक औषधि आती है, वो डाल के खट्टे दही में अगर सिर में लगाया जाए, तो वो डैंड्रफ में बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। ओह! सर एक्ने के लिए? एक्ने पिंपल्स के लिए आयुर्वेदा में कुछ? फिर वही उस पे जाएँगे हम रूट पे कि हुँ। एक्ने पिंपल क्यों हुए? क्योंकि जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो स्किन पे है ना, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, उन्होंने ओवर सिक्रीशन कर दिया। तो वो एक तरह से अपने टॉक्सिन्स को बाहर रिलीज़ कर रही हैं। तो हमारे बॉडी में ही कुछ ऐसा चैनल्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं टॉक्सिन्स को, जिससे उनको करना पड़ रहा है, या फिर हमारा एक्सपोज़र ऐसा है, डस्टी एनवायरनमेंट है, तो उनको एड्रेस करने की पहले ज़रूरत है। तो एक्ने एक्सटर्नल ही हम कुछ करेंगे, लेकिन हुँ। इंटरनली उसमें साथ में पैरेलली वर्क करेंगे। पंचकर्म का भी साथ में यूज़ करेंगे, तो बहुत अच्छे इम्पैक्ट आते हैं। तो जी। एक्ने में जैसे हम फेस वॉश अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा हर्बल बेस्ड हो,
है ना? और बॉडी के जो वाटर इनटेक हमारा ठीक हो, हमारा डिफिकेशन प्रोसेस वो स्ट्रीमलाइन रहे, खाना-पीना हमारा ठीक-ठाक चले, तो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। और जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि पिगमेंटेशन के भी इश्यूज़ बहुत आते हैं, मेलास्मा हो जाता है लोगों को, फीमेल्स को मोस्टली अधिक या तो मेनोपॉज़ के आस-पास या फिर कई बार डिलीवरी डिलीवरी के आस-पास जो है उनको मेलास्मा हो जाता है, यानी कि पिगमेंटेशन जो होता है। तो उसके लिए भी जैसे आपने पूछा कि एक होम रेमेडी, तो उसके लिए मैं एक चीज़ दूँगा कि जो स्किन लाइटनिंग जो इफ़ेक्ट देगा, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि जैसे अर्जुन की छाल एक आती है, उसको आप लें और साथ में मंजिष्ठा नाम की एक हर्ब होती है, वो दोनों को आप आधा-आधा चम्मच ले लें, उसमें थोड़ा शहद मिलाकर और उसे चेहरे पे एक लेप, पतला-पतला उसका लेप लगाएँ। उसके बाद उसको धो लें और इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे सुबह-शाम, तो बहुत अच्छा उसका इफ़ेक्ट आता है। ओके सर, अर्जुन की छाल तो ओबेसिटी कम करने में, मोटापा कम करने में भी हेल्प करती है। ओके। तो वही है, आयुर्वेद जो है वो कोई एक चीज़ को एक चीज़ से जोड़ा नहीं गया है ना? अर्जुन का देखा गया कि इसके गुण क्या हैं, तो उसको जहाँ-जहाँ भी प्रयोग किया जा सकता है, वहाँ-वहाँ उसका प्रयोग हुआ है। वो हार्ट की हेल्थ के लिए भी प्रयोग हो रहा है, वो कई बार जो है वो वुंड्स की हेल्थ के लिए भी वो प्रयोग हो रहा है, वो स्किन को भी वो ठीक कर रहा है। ओके। जी। टैनिंग से बचने के लिए सर कुछ बता सकते हैं गर्मियों के मौसम में? तो हर्ब कोई से? टैनिंग से पहले तो धूप से बचाव रखना ही ज़रूरी है, और बाकी जो है क्रीम्स के ज़्यादा आप जो है शद्योतगृत का इस्तेमाल करें। अच्छा, वो क्या होता है शद्योतगृत सर? क्या है वो आप अवेयर नहीं होंगे। तो जो हमारा गाय का घी होता है, उसे 100 बार धो करके एक एक ऐसा फ्रॉदी और एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाता है, जो कि आप स्किन पे लगाइए तो बहुत अच्छा वो इम्पैक्ट देगा। शाइनी हो जाएगी स्किन। हाँ, बिल्कुल, वो नरिशिंग भी होगा, शाइनी भी होगा, उसको प्रयोग करना चाहिए, तो स्किन की हेल्थ अच्छी रहेगी और जो टैनिंग हुई है उससे रिकवरी में भी बहुत अच्छा हमें फ़ायदा मिलेगा। ओके, ओके। तो आयुर्वेदा तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया सर, हर इतनी सारे हर्ब्स हैं, जैसे हमारी प्रकृति है, जैसे फ्लोरा, फ़ौना है, वैसी उसमें से जो हर्ब्स निकल के आते हैं, ये तो बहुत ही मतलब अमेज़िंग इसके इफ़ेक्ट्स हैं। डेफ़िनिटली। तो आई थिंक एक एपिसोड में तो आयुर्वेदा कंप्लीट होने से रहा। आयुर्वेद तो आप डेली एपिसोड करेंगे साल भर तो भी वो कवर नहीं हो कोई भी नहीं होगा, सही बात है क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी सारी आजकल सामने आ रही है, नई-नई चीज़ें, जी। लेकिन आई एम श्योर कि आयुर्वेदा के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। तो हम दोबारा मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में जहाँ पे और ज़्यादा जो बाकी विंग्स है, जो हमने अनछुए पहलुओं पर भी हम बात करेंगे क्योंकि आयुर्वेदा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और आप जो भी प्रॉब्लम बोलो उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड सॉल्यूशन आपको आयुर्वेदा में ज़रूर मिलेगा, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आई फ़ील सर। क्या आपको डेफ़िनिटली। लगता है कि आयुर्वेदा में भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो देखिए कोई भी चीज़ है तो वो सिर्फ़ फ़ायदेमंद नहीं हो सकती, हुँ, लेकिन आयुर्वेदा है। हुँ। और अगर आप पानी भी पी रहे हैं और आपका अपना पेट भर रहे हैं उससे, तो आपकी प्यास बुझा रहे हैं, तो वो ठीक है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पी लिया आपने, तो भी दिक्कतें कर सकता है। जैसे कि सर ज़्यादा पानी पीने से क्या दिक्कत हो सकती है? ज़्यादा पानी पीने से आपका जो डाइजेस्टिव फायर है वो वीक पड़ सकती है, आपको भूख कम लगेगी, आपकी किडनीज़ जो है वो ओवरबर्डन हो जाएँगी, है ना? और इसके अलावा जो जो बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड जो अपने जैसे सोडियम है या फिर वो ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएँगे, ओके। है ना? तो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो निकल जाएँगी, हमें वो एक तरह से फ्लश कर देगा हमारी बॉडी को, हुँ। तो इतना पानी भी नहीं पीना है। अच्छा, पानी की जब बात आती है तो पानी के लिए भी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कैसे पानी पीना खड़े होके पीना है कि बैठ के पीना है है। पानी? तो पानी बैठ के तसल्ली से पीजिए, हाँ। और जैसे पानी का ग्लास मैंने ले लिया, हुँ। स्लोली पानी जब भी पिएँ, तसल्ली से पिएँ, मुँह में भर के पिएँ, सलाइवा के साथ में उसे नीचे जाने दें। जब हमें प्यास लगती है, तो हमें पेट में प्यास नहीं लग रही होती है, एक्चुअली हमारे थ्रॉट में तालवे में हमें प्यास महसूस होती है, तालवा सूखने लगता है। हाँ। तो जैसे हमारे जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप अपनी टंग को ऊपर लगाकर देखें, तो आपको महसूस होगा कि आगे जो है हमारा पैलेट जो है हार्ड है और पीछे जो है वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट है। और तो हमारा जो ये पैलेट है, यही हमें अ, एक तरह से सेंसेशन देता है कि प्यास का सेंसेशन देता है। और आयुर्वेद में इसके बारे में भी बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है कि एक स्रोतस का कंसेप्ट है आयुर्वेद में। हुँ। तो ये कहता है कि उदक वाहनाम स्रोतसाम तालु मूलम क्लोम च। तो जो हमारे जो फ्लूइड या लिक्विड्स के जो चैनल्स हैं, उसका जो बेस है, वो तालु है।
तो अगर हमने तालू को सेटिस्फाई कर लिया तो हमारी प्यास कम पानी में भी सेटिस्फाई हो सकती है। ओके। और ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो डायबिटिक्स हैं, क्योंकि उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की दिक्कत होती है, ज़्यादा लिक्विड्स ले नहीं सकते, लेकिन थोड़ा तो लेना पड़ेगा, कम पानी में भी वो सेटिस्फाई हो सकते हैं। ओके, ओके। तो सर से हमने इतनी सारी बातें जानी आयुर्वेदा के बारे में और भी बहुत सारे जो अनछुए पहलू हैं जैसे हम बात कर रहे थे उनके बारे में भी बात होगी। तो फिलहाल तो पॉडकास्ट का यहाँ पे थोड़ा-सा टू बी कंटिन्यूड कर देते हैं आगे के लिए। थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में आने के लिए और हम आगे भी ज़रूर बात करेंगे नई-नई चीज़ों के बारे में और कैसे बेनिफिट कर सकता है आयुर्वेदा सबको उसके बारे में। डेफ़िनेटली आपको आगे हम अवगत भी कराएँगे कि हमारी कैसे सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में भी आगे हम अवगत करा सकते हैं बिल्कुल। कि फर्टिलिटी में, स्किन में, ऑर्थो इश्यूज़ में कैसे लोगों को फ़ायदा मिला, ओके। और इसके बारे में भी कभी हम आपको बिल्कुल चर्चा बात करेंगे। करेंगे और अभिषेक सर को आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कंसल्ट करना है या कोई भी आपको एडवाइस चाहिए है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो सर का इंस्टाग्राम प्रोफाइल हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। आप ज़रूर जाके देखिए और उनको डीएम कर सकते हैं आप और बात हो सकती है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको। तो फिलहाल तो पॉडकास्ट में इतना ही, फिर से मिलेंगे। थैंक यू।